बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक तो फ़्रांस का वाक़या इतना गंभीर है और वो जो वहाँ का जो सदर है मैक्रोन इतना ज़ालिम आदमी है। अगरचे उसने बैकवर्ड हुआ है और उसने अपने माफ़ी तलाफ़ी शुरू कर दी है कि साहब मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसने जानबूझ के किया था, स्लाइडें चलाई हैं, बहुत कुछ किया है। तो वहाँ मुसलमानों भी कम नहीं हैं, क्योंकि अब वो मुसलमानों ने ये किया है कि वहाँ पर सड़क पर खड़े होकर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी है। और नमाज़ पढ़ने के दौरान में जो फ्रांसीसी शरारती लोग थे उन्होंने उनको डिस्टर्ब किया। ये बिल्कुल ऐसा ही वाक़या है जैसा कि मक्का के लोग करते थे, काफ़ी कुफ़ार करते थे। जब मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे खाना काबा में तो उनको डिस्टर्ब करते थे। तो ये इस तरह से उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नमाज़ मुकम्मल की। आप पहले इसको वीडियो देख लें। फिर दूसरा जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि ईरानियों ने, ये कई दिनों की बात है कि हमने इसको नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि हम और दूसरे मौज़ूआत बहुत अहम थे। तो वो ईरानियों ने ये किया कि फ्रांसीसी सफारतखाना जो कि तेहरान में है वहाँ महफ़िल मिलाद मुनक़िद कर दी। तो ये बहुत हुआ। और इसके अलावा पूरे दुनिया के अंदर उनका जो बायकाट हो रहा है उससे उनको नुकसान हो रहा है। और 100 अरब डॉलर का जो उनका जो सामान बिकता था वो ख़तरे में पड़ गया है। अब 100 बिलियन ना हो तो 100 मिलियन ना हो तो कम से कम जो है 100 बिलियन ना हो तो कम से कम जो है वो 10 बिलियन ज़रूर उनका मुतासिर हो जाएगा, जो उनको बहुत बड़ा धचका लगेगा। इसके बाद में वो बैकफुट पे गया है। जी ज़ैन साहब पहले दिखाते हैं, पहले नमाज वाली वीडियो दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सब्बिह इसम रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر। जी मिर्ज़ा साहब, आपने तो बताया कि ये उसी तरह की शरारतें बहुत हैं जो मक्का मुकर्रमा में करते थे इस्लाम के दौरान। इस्लाम से नहीं, जब वो इस्लाम शुरू हुआ था तो ये मुदाखलत करते थे। इसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन हम एक वीडियो और भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन आज वक्त नहीं है, कल दिखा देंगे। जी, एक शख्स था जिसने ये फ़ैसला किया था कि मुसलमानों का जो कम्युनिटी सेंटर है इसको मैं उड़ा दूंगा और इसमें से कम 200-300 आदमी मैं मारूंगा और उनके ऊपर फिर बैठूंगा। फिर बाद में उसने सोचा कि उसके दिल में कोई ख्याल आया कि अच्छा इसमें अंदर जाके देखता हूं। तो फिर वो अंदर जाके जब वो गया तो वहाँ पर उसका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। तो फिर इसके बाद में उसने वहाँ पर पढ़नी शुरू की और फिर वो बाद में मुसलमान हो गया। वो उसकी वीडियो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि इस्लाम के बारे में जो लोगों की गलत फहमियाँ हैं वो इनके प्रोपेगेंडे की हैं। जब वो इस्लाम की बात करते हैं, क्योंकि भाई हम तो किसी की मुखालफत नहीं करते, सारे जो अंबिया कराम हैं हम तो उनकी ताज़ीम करते हैं। ये पहला मज़हब है जो हर मज़हब को मानता है और अपने रसूल को सबसे ज़्यादा मानता है, इसलिए कि वो सबसे अजीम लीडर वही है, रहबर वही है सबका।
सबका लीडर वही है, जो वो और सरदार वही है। बिल्कुल। तो वो सारे अंबिया कराम का है। और जो मैंने किस्सा आपको बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी बातें मांगी, 12 बातें की, और बादी दफ़ा कहा कि ये तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लिए है, आपके लिए नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, वो मिलाद वाली वीडियो दिखाते हैं, दिखा दीजिए। जी मेरे साहब, देखिए इन सब चीज़ों का असर तो होता है, और वो जो बाइकआउट किया ना आपने, उसका बहुत असर पड़ा। हाँ, ये लोग चूँकि वजह से पीछे हटे। तो ये कि नौजवान लड़का है, मादी परस्त है, और जिस वक्त ये आप ये क्योंकि मजबूर होता यही है कि इस्लाम ज़िंदा होता है। हर करबला के बाद में ये कैफियत होती है कि जब जुल्म सितम बढ़ता है तो लोग बाग ज़्यादा इस्लाम को पढ़ने लगते हैं, और फिर उसके नतीजे में सबसे बड़ी तादाद जो है, ग्रोइंग जो है मज़हब जो है यूरोप में भी और अमेरिका में भी, वो इस्लाम ही है। इस्लाम है, बिल्कुल। और इसकी वजह से ये हो रहा है कि औरतें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि औरतों के हकूक़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हम समझते हैं एहतराम, हुकूक, सब कुछ सब बहुत ज़्यादा है। अब आ जाएं आप दूसरे मौजू की तरफ। कराची के मामले में देखिए कुछ लोग आ रहे कराची हैं के मामले मुल्क में आप वापस। देखें कि इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि अनवर मकसूद ने एक बहुत अच्छी बात कही है जी कि समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लड़ बोल और लिख रहे हैं उनकी मदद करो, अगर मदद भी ना कर सको तो उनके हौसलों को गिरने मत दो, क्योंकि वो आप किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बात मैंने MQM के लोगों को भी भेजी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वाहिद आदमी हूँ कि जो उसने कभी भी सरनगू नहीं किया और न कभी उसके हौसले पस्त हुए हैं। और मैंने आपको हर दफ़ा ये जो मुश्किल आप पर आ रही है इस वक्त, वो मैंने उसकी आगाही 1988 से करना शुरू कर दी थी, लेकिन आपने आँखें और सुमन बुकमन हो गए थे, आपने आँखें भी बंद कर ली थी, कान भी बंद कर लिए थे। उर्दू स्पीकिंग के जो लोग हैं, मैं उनसे ये अब भी कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ तुमने हासिल की है वो चीज़ हम बग़ैर आपकी लड़ाई झगड़े के, कत्ल व गारतगिरी के हासिल कर देते, तो वो आपको कबूल नहीं था। आपको ये कबूल था कि आप उसमें इतने, अब कितने बच्चे शहीद हुए हैं, कितने बच्चों को आपने मारा है, और सबको आपने गलत कामों पे लगा दिया है। तो मैं MQM से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी उनके जो सेक्टर इंचार्ज हैं, कम से कम 2 बातें मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन को किस तरह से बचाओ। एजुकेशन में जो आपके सेक्टर इंचार्ज लगे हुए हैं वहाँ सबसे इनको हटा दो, जो हेल्थ में लगे हुए हैं उनको हटा दो, जो भी पैसे कमाने के लिए, बेईमानी करने के लिए लोग हैं, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बनना चाहते हैं, डायरेक्टर हेल्थ बनना चाहते हैं, डायरेक्टर लैंड बनना चाहते हैं, आप नेक सियासत शुरू करो तो आपकी बेहतरी हो सकती है। और उसके लिए आपके लिए पाबंदी है, हम जानते हैं कि आपके लिए रुकावटें, तो भाई कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो जिस पर कोई आदमी कोई कदगर नहीं हो। अच्छा, हम आपके बारे में, हम अपने बारे में ये आपसे अर्ज़ करना चाहते हैं कि हम वो आदमी हैं कि जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे आदमी को हिम्मत दी। मैं वो आदमी हूँ, फिर जे सिंह का से मुकाबला किया और जीता। फिर मैं वो आदमी हूँ कि जिसने महाजिर कौमी मूवमेंट का भी मुकाबला किया और अभी तक लड़ रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद में अगर आप देखें तो बेनज़ीर भुट्टो को जो दूसरी टर्म दी है वो हमने दिलाई, जो आसिफ नवाज़ को जो था वो आप जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। तो अगर आपकी वो तफसीलात में गिनने पर जाऊँ तो बहुत ज़्यादा खदमात मैंने किए हैं पाकिस्तान के लिए। और अब मैं पाकिस्तान के लोगों से ये भी कहता हूँ, अपने जो भी हमारे जो मास्टर स्पाई हैं और हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो मत घबराएं, इसलिए कि हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है। हम इनको, जो लोग भी ये शरारत कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, इंडिया के मकासद को सर्व कर रहे हैं, वो नाकाम हम उनको बना देंगे। आपको बिल्कुल नहीं घबराएं, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप इंडिया टुडे का अगर आप एक कार्टून देखेंगे तो कितनी बड़ी तौहीन की गई है इस आदमी की, जिस आदमी ने कहा आया सरदार बनता फिरता या सादिक का, उसको उल्टा लटका उसको किस तरह से उसकी तौहीन की है। दूसरी बात भी ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी बहुत सी पार्टियाँ आपकी बनी हुई हैं, इन सारी पार्टियों को छोड़कर यकजा होएं। और एक जो बड़ा ख़तरा है वो दूसरा है कि मुल्क पर बहुत सी इब्तिला आने वाली हैं, बहुत सी मुश्किलात आने वाली हैं, तो इसमें उर्दू स्पीकिंग का यकजा होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सिंधी भाइयों को मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत हैं,
ये लोग सैयद ख़ानदान के लोग हैं, ये लोग बहुत सूफ़ी लोग हैं, इनको भी नहीं छोड़ना, हमें अपने साथ रखना है। तो ये इनके जो लीडर हैं वो नाकाम हैं, इन्होंने अपने 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 सिंधियों के लिए भी कुछ नहीं किया जी। तो आप मेहरबानी करके आप ये इस बात को सोचें और एक बड़ा वसी तनाजुर में आप काम करना शुरू करें जी। अब पीएसपी जो है जलसा कर रही है, क्या फ़ायदा है आपको, भाई कुछ मिलेगा नहीं। आपको राय शरीफ ने बनाया था, लेके आए थे, वो राय शरीफ चले गए तो फिर आपका क्रियाक्रम हो गया। तो आप इन बातों को छोड़ दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक मेयर के काबिल हैं, आप एक कौम के लीडर तो नहीं बन सकते मिस्टर मुस्तफा कमाल, एक कौम के लीडर तो नहीं बन सकते ना, आपकी तो वो सलाहियत नहीं है। आप एक ज़्यादा कराची के मेयर बन सकते तो बना देंगे आपको के मेयर कराची का, ठीक है। आप इससे ज़्यादा की आपकी हैसियत नहीं है। बिल्कुल। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पहले बात कर लेंगे। जी करिए। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बात कर लें, और अमजद हुसैन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ। जी अमजद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तो आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। आप फरमाइए कि क्या सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान की, आपकी पीपल पार्टी के मंशूर में आप क्या वादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इल्म के मुताबिक आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जी हाँ सर, इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है फील्ड में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से ये जो रिश्ता है ये बहुत पुराना था। जी फरमाएं फरमाएं। तो पुराना रिश्ता था, इस रिश्ते को भुट्टो साहब ने कायम किया था, बेनज़ीर साहिबा ने भी चलाया, जरदारी साहब ने भी चलाया, और इसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी चलाया। 2018 के मंशूर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को अब पूरी सूबा बनाने की कमिटमेंट की जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 5 साल से गिलगित बल्तिस्तान में एक तहरीक चला रही है। वो तहरीक का नाम हक मलकियत और हक हाकिमियत है। ठीक हो गया। के नतीजे में लोगों के अंदर एक शऊर डेवलप हुआ, एक अवेयरनेस डेवलप हुई। अच्छा जी, मरियम नवाज के आने से और तहरीक इंसाफ के अलीपुर गंडा की जो पेशकश से कितना फ़र्क पड़ेगा आपको? अली गंडापुर साहब का गिलगित बल्तिस्तान में दौरे से पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है। वो बेवकूफ़ आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि क्या वहाँ के लोग कितने यूर लोग हैं। जिस हिसाब से वो लोगों को मतलब कैंपेन में गालियां बक रहा है, जिस तरह लोगों की तजलील कर रहा है, जिस तरह से वो उसने कैंपेन को लीड किया है, और जिस तरह ज़ाबिते को उसने तोड़ा, और मतलब हमें तो अलीमुन गंडापुर का गिलगित बल्तिस्तान में होना आपके लिए अच्छा हो गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बिल्कुल ठीक है गया। और ये फिर मरियम नवाज का क्या? सर, मरियम नवाज साहिबा का भी मतलब गिलगित बल्तिस्तान में दौरा, हम उसको वेलकम करते हैं। उसकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, अपना वोट बैंक है, जहाँ जहाँ उसका वोट बैंक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की गिलगित बल्तिस्तान इस दफा कंपटीशन में नहीं है। चिलास वगैरह के अंदर उनका हल्का है, चिलास में वो ज़्यादा मजबूत है। सर, इनके तकरीबन जो इलेक्टेबल्स थे वो सारे के सारे उनको छोड़ के चले गए और ज्यादातर पीटीआई ज्वाइन कर गए। अच्छा, ये हुआ है। हम मतलब पीएमएलएन टर्न पीटीआई से मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया है। ये सर। तो फिर आपका ये ख्याल है कि जो आपके सीटें हैं, आप कितनी सीटें निकाल लेंगे पीपल पार्टी? सर, हम तो मतलब गिलगित बल्तिस्तान की कौम से हमारा एक गुजारिश हमने ये की है, अपील की है कि हमें कम से कम 12 सीटें दे दें। 12 सीटों से मतलब सिंपल मेजॉरिटी बनती है। हाँ। और हम जिस कमिटमेंट के ऊपर हम सियासत करते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत देना चाहते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके ज़मीनों का मालिक बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका फिर जो वज़ीर आला होगा मेहदी शाह होगा या आप होंगे? सर, ये तो मैं वज़ीर आला की दौड़ किसी की भी नहीं है हमारी। हम वज़ीर आला के दौड़ में इलेक्शन नहीं लड़ रहे। हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए बुनियादी कंसल्ट करना चाहते हैं। हमारे असेंबली में 12 मुजाहिदों की जरूरत है। 12 वोट आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको। अमजद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आ जाएं आप ज़रा अमरीकी इलेक्शन की तरफ।
जी जैन साहब, आइए देखिए, एक तो बात अमरीकी इलेक्शन पर मैं अब ये तो बात अपने मुल्क के लिए कहना चाहता था, लेकिन अभी तो अभी है जगह कहने की। तो अमरीकी इलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा जो बाइडन ने बहुत इलेक्शन जीत लिया है, करीब करीब माने बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से। वोट भी इसको इतने पड़े हैं, 7 करोड़ वोट, रिकॉर्ड वोट पड़े जो किसी को नहीं पड़े। ओबामा वाला रिकॉर्ड भी टूट गया। अच्छा, ओबामा ने बहुत खिदमत की है। इस आदमी का अजीब कैफियत है जैन इसका। ये देखिए, जो बाइडन का ये हाल हुआ कि इसका बेटा कैंसर का मरीज़ हो गया जी, तो इसने इलाज के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने अपना मकान बेचना चाहा, तो ओबामा को पता लग गया। तो ओबामा ने फिर इसकी मदद की, कोई फंड रेजिंग की, क्या किया, और इसकी वजह से उसके बेटे का इलाज कराया, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सका जी। तो कैंसर के मर्ज़ में वो बेचारा इंतकाल कर गया। तो इस वजह से बाइडन की कई खसूसियात हैं। और उसके बाद में जो बाइडन ने जो एक और 2 बातें की हैं, वो ये भी की हैं कि वो उन्होंने मुसलमानों से वादा किया है कि वो उनके साथ में जो है वो बराबर का सलूक करेंगे जी। तो वो पहले क्लिप सुना दें, क्योंकि आवाज़ ज़रा उसकी हल्की है, तो मैं उनको अब बता देता हूँ। जी जी, वो वीडियो चल रही है जी। जो बाइडन ने मुसलमान कम्युनिटी से वादे किए हैं कि सदर मुंतखब हो गया तो इस्लाम को दीगर मज़ाहिब जैसी अहमियत दिलवाऊँगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और सच कह रहा हूँ, मुझे आप लोगों पर फ़ख्र है, आप पूरे अमेरिका का फ़ख्र हैं। ये जुमले उन्होंने अदा किए हैं। बिल्कुल। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प ने लोगों के घरों पर जो है वो मैंने सामान भेजे हैं खाने पीने का जी, जिस पर एक अमरीकी मजाक उड़ा रहा है कि भाई मैं तो हमेशा का डेमोक्रेट हूँ। हाँ जी। और मुझे ये देखो ये भेजे, चले उसको देख रहे सामान तो मिल गया। हाँ, कह रहा है कि आप यकीन करेंगे कि डोनाल्ड, आप पहले दिखा दें, पहले वीडियो क्लिप दिखाते हैं। To my surprise, look what I received from the President of the United States, Donald Trump. Can you believe that? Can you believe send me food to bribe me to vote for him? It's unbelievable. It's unbelievable. I cannot believe this. Look at this. Look at all this. Look at all this. Look at all this. Look at all this. Now he's bribing to vote for them. Oh, I'm a Democrat. I'm a Democrat. I'm a Democrat. Look at this. Look at all this now. It's unbelievable, ladies and gentlemen. What is America is going through right now? Bribing to vote for you? I cannot believe this. Look at this, ladies and gentlemen. Watch this. And a letter. Can you believe this? Eggs, potato, milk, cheese, apple, everything. It's unbelievable. This is disgusting. I'm going to give it to the kids. I'll give it to the poor people. वो कह रहा है कि आप यकीन करेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने वोट के लिए हमें अजनास भिजवा रहे हैं, ज़रूरत की अशिया भेजकर हमसे वोट मांग रहे हैं। ये अहमकाना हरकत ट्रम्प ही कर सकते हैं। वो एक गरीब आदमी कह रहा है, उसका एक कमरा का मकान है जी, एक कमरे के मकान में वो निकाल के दिखा रहा है कि ये भेजा है मुझे। तो ट्रम्प ने इतनी मेहनत की, लेकिन उसका नतीजा कोई अच्छा मजबूत नहीं आ रहा है। नहीं, अब वो ज़रा मसला ये है कि वहाँ पर इस वक्त जो तारीख़ की बदतरीन दौर है, और तारीख़ में ये लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक किस्म की 2 बातें बहुत अहम हुई हैं। एक तो ये हुई है, इसकी पूरी तकरीर नशर नहीं होने दी है किसी भी ताकत ने। तो ये जहाँ पर जो हमारी जो प्रिंसेस जो बन रही हैं, लोहार प्रिंसेस, वो जो बातें मिलाती हैं, वो देख लें कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जी सिटिंग सदर की तकरीर को रोक दिया गया। यानी सदर ट्रम्प जो तकरीर कर रहे थे, उसको सारे चैनलों को कहा कि इसकी तकरीर का ब्लैक आउट करो जब ये ज़्यादा बकवास करने लगा। कुछ हिस्सा चल गया, बाकी को उन्होंने ब्लैक आउट कर दिया। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर तो ये सारी दुनिया के अंदर जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं वो अपने मुल्क के दिफा को देखते हैं। और मैं आपसे फिर कहता हूँ अपने सिक्योरिटी इदारों से, आप इनसे न घबराएं। ये जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं ये छुट भैये हैं। जो आदमी यानी नवाज़ा कहकर जो बुलाया जाता हो तुम्हारा बाप, वो आज जो है आप उनसे अड़ी कर रहा है। सवार उनको जो है जिनसे लेकर पैसे दे देकर तुमने गाड़ियाँ दे देकर लोगों के खुशामदें कर करके तुमने जो है मिठाइयाँ बेच कर उनके दावत कर करके जो अपने आप को बनाया, तुम किस काबिल थे? तुम्हें तो ज़रा बोलना तक नहीं आता था। वज़ीर ख़जाना बने,
फिर इसके बाद में आप 3 दफ़ा आपको उस कौम ने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, फिर इसके बाद में हमारे सिगरेट आउट करने की बातें करते हो। भैया तुम पर कोई आदमी लानत ही भेज सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं भेज सकता। क्योंकि आप कौम से गद्दारी जो करें, मैं ये बार बार यही कहता हूँ कि भाई आप जो चाहे करें, आप किसी के ख़िलाफ़ भी बात करें, लेकिन आप ये मैंने कैसे कर सकते हैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़। उनको जगहसाई करा रहे हैं, उनको बड़ा खुश हो करा, इंडिया को लिए आपने पूरा मटेरियल दे दिया, वो हंस रहे हैं, आपके मजाक कर रहे हैं। वो तो अल्लाह का अजाब है इंडिया पर, क्योंकि वो जो अर्नब था वो गिरफ्तार हो गया है कत्ल के अंदर। वो जो बहुत बकवासी एंकर था ना जी, रिपब्लिक का, जी रिपब्लिक टीवी का एंकर जो था कोस्मावी, हाँ, वो गिरफ्तार हो गया। वो एक कत्ल के केस के अंदर वो किसी से पैसे लिए, FIR कर दी उनकी, और वो नहीं, वो गिरफ्तार हो गया, जेल में पड़ा, उसकी पिटाई भी हुई है। तो अच्छा अमरीकी इलेक्शन को जरा वाइंड अप करें। वाइंड अप ये है कि अभी वोटों की गिनती का अब ये डर ये है कि ये जो है पासा पलटने के लिए अब जो अमेरिका का जिस तरह दबाव बढ़ रहा है, अब उन्होंने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा असला जो ख़रीदा है वो रिपब्लिकन ने ख़रीदा है जी। अब ये ख़तरा पैदा हो गया है कि वहाँ पर जो है वो सिविल वार हो जाए, तो उसके ख़तरे में ये हो। लेकिन ये फ़र्क इतना है कि आप देखिए ना, वो उसके सारे जो है 264 पहले वो मैंने हो गए थे, अब घटा के 254 कर दिए हैं, कितने कर दिए? 253 हो गए थे। अब बताइए। तो नहीं, वो तो जैसे आप कह रहे हैं कि वो मुख्तलिफ BBC तो वही दे रहा है जी, मुख्तलिफ चैनल, तो जैसे हमारे चैनलों पर दे जाता है ऐसे दे रहे हैं जिसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो BBC की बात ज़्यादा खबर सही है। देखिए RTS उनका भी बैठ सकता है। अब ये निज़ाम अगर ये कहीं भी हो सकता है, नहीं, ये बात नहीं है, बात जिसमें तुम्हें समझनी चाहिए कि ये ट्रेंड रहा है अमेरिका में कि जो लोग डेमोक्रेट हैं वो अमूमी तौर पर अपने बैलेट बॉक्स यानी बाय ख़त के ज़रिए से अपने बैलेट भेजते हैं जी, अपना वोट भेजते हैं। तो ये रिपब्लिकन हमेशा अमूमी तौर पर जाकर खुद प्रेजेंट होकर करते हैं। तो अब कोरोना की वजह से ज़्यादा वोट जो आए हैं वो आए हैं इसके डाक के ज़रिए से जी। वो कहता है उसकी गिनती मत करो, उसकी काउंटिंग में उसी का ताख़िर हो रही है, वो कोई चीज़ बैठी नहीं है, वो काउंटिंग में देर हो रही है, क्योंकि वो आपको उसको ज़ाहिर खोलना पड़ेगा एक वोट को जी। वो तो अंगूठा लगाते हैं, आपको आ गया कि साहब ये आपने उसको मामा को दे दिया, फिर चेक भी करना है, चेक भी करे जी, तो उसको देखना होता है। तो वो चेक हो रहा है और उसके अंदर उसमें वोट उसके बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, जो बाइडेन जी। ठीक है, ब्रेक के लिए फिर अब जो बाइडेन कोई हमारे मफाद में नहीं है, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, हमें तो जो बात कह रहे हैं तो वहाँ पर जो हो रहा है वो आप उसको देख लें और अपने को देख लें, हम उससे बेहतर हैं। और जो नारे तुमसे सीख रहा है वो कि साहब वोट को इज्जत दो जी, भाई अब तो नवाज शरीफ साहब उस्ताद हो गए हैं ट्रम्प के, वो भी किसके? ट्रम्प के जी। चलिए अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब कश्मीर की बात कर लें। कश्मीर में ये है कि अभी फिर भी जुल्म जारी है और वो 2 नौजवान मजीद शहीद हो गए हैं। अब 10 तारीख को SCO का इजलास हो रहा है, ख़ास खुसूसी इजलास हो रहा है जी, जिसमें इमरान खान साहब भी तकरीर करेंगे और मोदी भी तकरीर करेंगे। वो लेकिन होगा ये इस पर आपके ऑनलाइन जूम पर जी। तो उसमें आप देखते हैं कि इमरान खान क्या कहते हैं और मोदी क्या कहते हैं। तो उसमें बहरहाल ये इनका जो बयानिया है, इसमें तकरीर में तो इमरान खान तगड़े हैं जी, लेकिन जो है हुकूमत के मामले में कमज़ोर हैं, हुकूमत इनको नहीं आती। हमारे वज़ारत ख़ारजा का भी तो कोई काम है कि दुनिया वज़ारत ख़ारजा एक पैटर्न पे जा रहा है, एक तयशुदा पॉलिसी पे जा रहा है, और उस तयशुदा पॉलिसी हमारी इस वक्त कामयाब है। और वो कामयाब यूँ है कि हम, जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आप कह रहे थे कि हम कह रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं आगे बढ़ के हमला करते, तो हमारे पूरे मुल्क पर हमला हो जाता और पूरे मुल्क जो है लड़ाई का एक ईंधन बन जाती जी। तो उस वक्त चीनियों ने हमें ये यकीन दिलाया था कि हम आप रहने दें, ये मामला हमारे पे छोड़ दें। तो आपने देखा कि उन्होंने चीनियों ने वक्त मारने के ऊपर एंड टाइम पर जो है हमला कर दिया और इनको इतना पीटा है कि ये याद करेंगी, नस्लें भी याद करेंगी जी। और वो जहाँ पर CPEC है
उस पर आकर ये सिपाही पे जहाँ हमला कर सकते थे, हमारे से 10 किलोमीटर रह गए थे ये, उस पर आकर इन्होंने कब्जा कर लिया है उस बॉर्डर नेक पर। बताइए, इनके जुल्म का इलाज चीन के ज़रिए होगा? नहीं, चीन अपने कहा, और चीन ने ये भी कहा है कि एक सवाल ये किया गया है कि अगर हम लद्दाख से पीछे हट जाएंगे, अगर आप कश्मीर को छोड़ते हो तो लद्दाख से पीछे हटने के बाद में हमारा तो क्लेम लद्दाख पे भी है जी। कश्मीर पे भी, तो सिर्फ के अलावा लद्दाख भी हमारा है जी। और लद्दाख में मुसलमानों की बड़ी तादाद है जी जी। तो इस लिहाज से अगर आप बात करें तो हम तो बहरहाल एक मसला है, वो ठीक है, इनकी अच्छी खासी पिटाई हो रही है और ये सीधे भी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, आ जाएं। आप जहांगीर तरीन की बात कर रहे जहांगीर थे। तरीन की जो है, जहांगीर तरीन ने एक ज़माने में ये कहा था जी, फरवरी में ये कहा था जहांगीर तरीन ने कि साहब आप ये चीनी बना लो, ये अगस्त में जाकर महंगी हो जाएगी। उस वक्त जो है 60 रुपये थी, तो उस वक्त 70 रुपये भी करने को तैयार नहीं थे, तो अब ये 110 पे बिक रही है। तो इन्होंने आर्डर देने में भी देर की है और सब तरह से, क्योंकि कोई आदमी इनका कोऑपरेट नहीं कर रहा है और जो फ़ायदा लेना चाहते हैं वो रज़ाक दाऊद जैसे लोग हैं, वो कोई नहीं, वहाँ फार्मूला ये है कि जिसने अस्पताल में ज़्यादा चंदा दिया है, शौकत खानम अस्पताल बस के वो लिए, आदमी ठीक है, और जिसने इलेक्शन के लिए पैसा दिया है जीतने के लिए। भाई इलेक्शन में तो सबसे ज़्यादा इसने जहांगीर तरीन ने दिया था। नहीं, और भी लोग हैं मेरे साहब, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उन सब का मफाद ज़्यादा अजीज है, किसान का नहीं है। वो किसान मारा गया, किसान को मारा है इन्होंने, वो किसान मारा गया, उसके लिए क्या फिरदौस आशी का आवाज़ एक फरमा बात रही ये है? नहीं है, किसान तो पहले भी जब नवाज शरीफ के दौर में भी उठा था मेरे साहब, लेकिन जब हुकूमत जाती है ना तो किसान उठ जाता है। अच्छा, लेकिन वो उनके मरने पे देखिए अफसोस का इजहार करना चाहिए। क्या कह रही है, वो तो हार्ट का मरीज था। अरे भाई, अगर हार्ट का मरीज जो भी हो जी, भाई, मरा तो इसमें है ना कि भाई वो आदमी मरा तो आपकी शेलिंग की वजह से। तो अब ये इनका प्रॉब्लम ये आ गया है कि जब वो मंगल साहब, अख्तर मंगल साहब निकले हैं, तो काफ लीग ने भी उनको, वैसे भी काफ लीग वालों के बारे में बताएं। देखें, वो अवामी सियासत तो उनको करनी है ना, जब अब हल्के में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? उनका ये प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ये लोग तोड़ रहे हैं वोट नून लीग के, काफ लीग वाले नहीं, इमरान खान जी। अच्छा, तोड़ जोड़ उस पर कर रहे हैं। और उनका ये ख्याल है कि काफ लीग की जो ब्लैकमेलिंग है उससे बचने के लिए हमें नून लीग के वोट तोड़ अरकान असेंबली साथ रहें, इंसान ले लें। तो इस पर काफ लीग जो है बहुत चिरागपा है और वो चाहती है कि ये सिलसिला इनको नहीं करने दें। अच्छा, असल में सियासत ये होनी चाहिए थी कि काफ लीग को, क्योंकि ये खेल आता है, ये खेल काफ लीग को दे देना चाहिए था। आप इतने बड़े आदमी को, बोड़म को दे रखा है जो कि आपका वज़ीर आला है, उससे क्या होगा आप बताइए? वो जो आपका वज़ीर आला है वो तोड़ फोड़ कर रहा है। मेरे साहब, वो जो मौलाना साहब से वादा किया था चौधरी बरादरान ने, तो वो भी तो वादे का वक्त तो कोई ना कोई तो होगा। कोई बात नहीं होगा अभी एस्टेब्लिशमेंट में। देन एक और बात हम कहना चाहते हैं, मरीम नवाज़ साहबा की मुलाकात हुई है समवेयर, हम कह सकते हैं कि हमारे मास्टर स्पाई से जी, या उनके लोगों से। तो उन्होंने ये कहा कि साहब हमें आप जीतने में मदद दें। उसने कहा साहब हम तो न्यूट्रल हैं। उसने कहा साहब आपने इनको जिताया है। उसने कहा नहीं जी, हमने तो नहीं जिताया, जो जीता है वो मैदान में है। आप जो काम करना चाहती हैं करें, लेकिन हमें क्यों आप बीच में करती हैं? तो हमारा तो काम हुकूमत के अंडर में है, तो हम हुकूमत के अंडर में काम करते हैं। तो आप आ जाएंगे तो हम आपका हुक्म मानेंगे। तो उनके लिए अच्छा मैसेज ये है उसमें कि आप जो करना चाहती हैं काम करें, आप आपको काम करने का मौका दे दिया। तो ये भी तो इन्होंने भी तो अपने बयानियों को बदला है ना जी। लेकिन वो बिलावल साहब का जो इंटरव्यू आया ना, उस पर उन्होंने कहा, बिलावल का इंटरव्यू, बिलावल ने सही कहा कि वो जो बात ये तय हुई थी कि आप सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, किसी की शख्स की बात नहीं करेंगे। तो ये इस पर ही वो कह रही हैं, जो इनकी जो स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगज़ेब साहबा, कि वो उनका अपना मौक़िफ़ है। भाई मौक़िफ़ है तो अब तुम्हारी पिटाई का वक्त आ गया। मुझे तो लगता यही है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकोगे, तुम्हारा कोई एक आदमी नहीं निकल पाएगा। ये जितने भी तुम्हारे सरदार वर्दार है ना, ये वाली भाई देखो, जो आज जो सरदार, जितने भी सरदार हैं, जितने भी बड़े बड़े जो लीड्स हैं आपके पंजाब के, सारे के सारे अंग्रेज़ों को ग़ुलाम रहे और ग़ुलाम ही रहेंगे ये लोग, चाहे वो लोहार हो या ये अब जो नया बने ये लोग भी रहेंगे। तो अब इनकी थोड़ी सी, इनका जो लोहार की ठुकाई अभी नहीं हुई है, तो इसकी ठुकाई एक दफ़ा हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा। चलिए, अब आ जाए आखिरी मौजू की तरफ। बोस्निया के सदर तशरीफ लाए हैं और इसमें दिफाई, ये बोस्निया जो है ये एक हमारा इस्लामी मुल्क है और उसको आज़ाद पूरी तरह नहीं होने दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत मदद की है और उनको गोलों को ऐसे उनके गोले फराहम किए हमने, जो कि उनके जो सर जो थे, और कोसोवो के जो
टैंक थे, उनको जहाँ मारते थे वहीं पर वो बैठ जाता था बिल्कुल। तो वो उनको याद है। और फिर ये हमें याद है कि हमारे एक दोस्त ने हमें ये बताया था कि वो जब आए तो उनको तो ये भी नहीं पता था कि साहब मुसलमान क्या होता है जी। तो वो कहते थे कि एक किताब होती थी, जब हम लोग बीमार होते थे तो हमारी माँ ये करती थी कि उस किताब को वर्क के खोल के हमें लगाती थी ताकि वो ठीक हो जाए। तो मज़हब के लिए किताब मौजूद थी, कुरान मजीद हमेशा हर जगह मौजूद रहा। फिर अब उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। तो फिर इसके बाद में जब उन्होंने कहा कि साहब हम आपको फिर ये लोग ये करते थे कि अपने खाने का हिस्सा जो था, क्योंकि उनके पास खाने का भी मसला था, तो पाकिस्तान की जब वहाँ फोर्स गई थी, पीस अमन वाली फोर्स, अपने हिस्से का खाना ये लोग देते थे फौजी हमारे। इसके अलावा फिर उन्होंने मस्जिद बनाने को कहा कि हम मस्जिद बना देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मस्जिद मत बनाएं, हमें क्लब बना के दे दें उस पैसे से। तो उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे किए, पाकिस्तानी फौज ने उनको क्लब बना के दिया और कहा कि इसी से हम आगे फैलाएंगे जी। बहरहाल उनका इस्तकबाल अच्छा हो गया जी। और वो चीफ ऑफ आर्मी साहब से मिले जी। रूस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में एक और अच्छी बात ये रूस की तरफ से आई है, ये NSGP जो है स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है। तो इसमें ये बहुत अहम बात ये हुई है कि NSGP के एक नया ढांचा फराहम किया है, जिससे जाहिर होता है कि मास्को पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक हिस्सा बढ़ाने के लिए किस हद तक पुरअज़्म है। वजह यह है गैस का वो फराहम कर रहा है, और गैस की वजह से वो ये चाहता है कि पूरा खित्ता एक उनसे लिंक हो जाए, और हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत भी है। और रूस का फौजी दस्ता भी आया है। फौजी दस्ता भी आया है, वो इसलिए आया है कि ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। ये सारी रूस की तरफ से ज़रा अच्छा होना चाहिए। नहीं, वो इसलिए हो रहा है जैन कि ये जो इंडिया ने जो क्वाड का माहिदा किया है जी, उसके जवाब तो देना पड़ेगा ना जी। बेका तो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, और हम पाकिस्तान रूस के साथ में ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। अज़रबैजान के मामले में भी हमने कोई बड़ा हमने कार्रवाई नहीं की है, अगरचे उन्होंने हमारे झंडे वंडे लगाए थे, लेकिन क्योंकि वो रूस का एरिया है तो पाकिस्तान ने ज़्यादा मदाखलत नहीं की है। अगर कोई किसी ने प्राइवेट तौर पे की है तो वो अलग बात है। वो आगे उनके लिए सुलह सफाई के लिए रूस ने मदाखलत इसलिए नहीं की कि उसने तुर्की ने उससे रिक्वेस्ट की कि आप इसमें मदाखलत नहीं करें जी, और ये इनका हक़ है, इनको दिला दें। बिल्कुल। और वो आर्मीनिया से भी खुश नहीं थे, क्योंकि आर्मीनिया भी बहुत सी गड़बड़ करता था जी। तो अब ये सूरत हाल, लेकिन आर्मीनिया का उनका माहदा है, फौजी माहदा है। बहरहाल हमारे लिए अच्छी बहुत अच्छी खबर है। हम रूस का शुक्रिया अदा करते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।